नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बाइली क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का अपना टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी के आगमन से रिलेटेड जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन बना है, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो में क्या करेंगे, पूरे को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका बुक है इतिहास यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। इसमें बहुत सारा आपका वन लाइनर दिया गया है। इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1 लाख प्लस क्वेश्चन है, ठीक है ना। वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है और सभी एग्जाम के लिए क्या है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्को डिगामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था? तो कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। अब ये कालीकट कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में कालीकट की बात करते हैं तो भारत के केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक क्या है आपका शहर है, ठीक है ना। तो कालीकट के तट पर आया था। कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। वास्को डिगामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? तो अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने किया था। वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल था, है ना, अल्वारेज कैब्रेल था। अगला है वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1524 ईस्वी में वो तीसरी बार आया था और उसको 1524 ईस्वी में कोच्चिन में क्या हो गई थी? उसकी मृत्यु हो गई थी। वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1524 में तीसरी बार आया था वो और उसकी मृत्यु कहाँ पर हो गई? कोच्चिन में उसकी मृत्यु हो गई। किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने क्या किया था? वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अगला देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाला यूरोपीय था। कौन था आपका? पुर्तगाली था। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? पुर्तगालियों ने स्थापित किया। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोच्चिन में निर्माण किया था। 1503 ईस्वी में निर्माण किया था। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोच्चिन में 1503 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट बढ़िए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाया गया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाया गया था। नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल योजना, नीला जल नीति बोल सकते हैं। नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। अगला पॉइंट क्या है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। इसका जो कार्यावधि है 1509 से 1515 ईस्वी तक था। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। फरवरी 1510 में किया था। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? अल्बुकर्क ने किया था फरवरी 1510 ईस्वी में। अगला चलिए। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई थी। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई थी। अगला पॉइंट, किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? तो अल्बुकर्क ने अपनाई थी। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? हुगली में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? हुगली में स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट पर चलिए। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल क्या था? पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल क्या था आपका? 1529 से 38 ईस्वी तक था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम बताइए। पहले कौन आया था आपका? पुर्तगीज आया था, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद कौन आया आपका? फ्रांसीसी आया था।
प्रमुख यूरोपीय कंपनियों के बारे में चलिए पढ़ते हैं। इधर है आपका यूरोपीय कंपनी और इधर है आपका स्थापना वर्ष। एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी, इसकी स्थापना आपका 1498 ईस्वी में होती है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, ईस्ट इंडीज अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में होती है। अगला वेरिंग द ओस्ट इंडी से, वेरिंग द ओस्ट इंडी से कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1602 ईस्वी में होती है। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में होती है। और कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस ओरिएंटलेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1616 ईस्वी में होती है। अगला देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था, है ना। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करता था। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। भारत में तंबाकू, लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। आलू और मक्का कौन भारत लाया था? पुर्तगाली लाया था। चलिए अब हम लोग डच के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? डचों का आगमन हुआ था। पुर्तगाली के बाद भारत में कौन एंट्री मार दिया? आपका डच लोग आ गया था। डच कहाँ के निवासी थे? डच आपका नीदरलैंड बोले तो हॉलैंड के निवासी थे। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? सरकार के हाथ में था। सरकार गवर्नमेंट के अंदर ही था। कौन? डच कंपनी था, है कि नहीं, उसके सरकार के हाथ में ही था। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? सरकार के हाथ में था। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका 1602 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में हुई थी। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट, किस व्यापारी कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो किसने स्थापित किया था? डचों ने स्थापित किया था। अगला पॉइंट पर बढ़िए। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? तो पिपली में स्थापित हुई थी 1627 ईस्वी में। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? पिपली में स्थापित हुई थी, 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। डचों ने चिंसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी? तो 1653 ईस्वी में स्थापित की थी। डचों ने चिंसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी? 1653 ईस्वी में स्थापित की थी। डचों के किस किले को गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो चिंसूरा किले को जाना जाता है। डचों की किस किले को गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता है? चिंसूरा किले को जाना जाता है। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? डचों ने कराया था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध में हुआ था? तो बेदरा के युद्ध में हुआ था। और बेदरा के युद्ध आपका 1759 ईस्वी में हुआ था। डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। भारत और डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, कौन कौन था? मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिंसूरा, कोच्चिन, सूरत, भरूच, उसके बाद आगरा में डचों का ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अगला, डचों ने कहाँ से पगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? पुलिकट से जारी किया था। डचों ने कहाँ से पगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? पुलिकट से जारी किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ठीक है। किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने की अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था?
लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? अंग्रेजों ने आरंभ की थी। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था? जॉन मिल्डन हॉल आया था। जॉन मिल्डन हॉल आया था। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था? जॉन मिल्डन हॉल भारत आया था। अगला पॉइंट क्या है? भारत में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो आपका 15 वर्ष के लिए प्रदान किया था, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, इसकी स्थापना होती है और 15 वर्ष के लिए इसे अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। लेकिन 1609 ईस्वी से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया था, अनिश्चित काल तक कर दिया गया था, है ना। स्टार्टिंग में कितना था? सिर्फ 15 वर्ष का ही अधिकार पत्र इसको प्राप्त था, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी द्वारा। अगला, किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? तो 1609 ईस्वी में आया था। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 ईस्वी में आया था? जहांगीर से मिलने के लिए आया था। कौन? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 ईस्वी में आया था? जहांगीर से मिलने के लिए आया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द ईस्ट एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना कब की गई थी? इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में की गई थी। इसकी स्थापना लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? भारत का बादशाह अकबर था। इसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी था और अकबर का जन्म आपका 15 अक्टूबर 1542 में होता है। ठीक है ना। उसका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ और उसका जो कार्यकाल है आपका 1556 से 1605। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। द गवर्नर, इसका पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम था, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं। कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे अधिकार पत्र प्रदान किया था 15 साल के लिए। ठीक है ना, कि तुम जाओ इंडिया में व्यापार करो, एक अधिकार था। ठीक है ना। इसको अगला देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1608 ईस्वी में, लेकिन आपको कहीं कहीं मिलेगा 1611 मसूलीपट्टनम में। ठीक है ना। तो जान लीजिए कि सूरत में जो फैक्ट्री स्थापित किया था 1608 ईस्वी में, ये आपका कोई कारणवश इसको यहाँ से भागना पड़ा। ठीक है ना, सूरत से। ठीक है ना। और वो चलाता है कहाँ पे? आपका मसूलीपट्टनम में आ जाता है और 1611 ईस्वी में वो अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। अगर प्रथम फैक्ट्री की बात करते हैं 1611 में, तो ये आपका अस्थाई फैक्ट्री था। जो 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित किया था, ये आपका प्रथम अस्थाई फैक्ट्री था। ठीक है ना। लेकिन अस्थाई फैक्ट्री की बात करते हैं तो इस सूरत में जाके फिर ये स्थापित कर देता है 1613 ईस्वी में। ठीक है ना। जो यहाँ पर छोड़ छाड़ के भागा था ना 1608 ईस्वी में, तो ये क्या करता है 1613 ईस्वी में ये अस्थाई फैक्ट्री जाके खोल देता है। कहाँ पे? सूरत में। तो कहीं कहीं आपको सूरत भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको मसूलीपट्टनम भी मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है। ये 1611 ईस्वी में जो फैक्ट्री खोली गई थी ये अस्थाई फैक्ट्री थी। अगर अस्थाई फैक्ट्री की बात करेंगे तो सूरत ही ऑप्शन में टिक कीजिएगा। ठीक है। देख लेते हैं अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? देख लीजिए 1613 ईस्वी में की गई थी। अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1613 ईस्वी में की गई थी। लेकिन 1608 में शुरुआत किया था अंग्रेजों ने, लेकिन कोई कारणवश वहाँ से उसको भागना पड़ा और भाग के आ गया वो मसूलीपट्टनम में और अपना फैक्ट्री स्थापित किया था 1611 ईस्वी में। अस्थायी फैक्ट्री। ठीक है, प्रथम अस्थायी फैक्ट्री था। और अस्थाई फैक्ट्री की बात करते हैं तो 1613 में। कहाँ पे? सूरत में। अगला चलिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। गोलकोंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान हुआ? गोलकोंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ था।
पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बालासोर, ओडिशा 1633 ईस्वी में स्थापित किया था। ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले किस किला का निर्माण करवाया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? मद्रास में करवाया था। और कौन बनवाया था? फ्रांसिस डे ने बनवाया था। कब? 1639 ईस्वी में बनवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में थी। बाद में कहाँ बना दिया उसने? बम्बई में बना दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? तो पुर्तगालियों से प्राप्त की थी। और दहेज में, है ना, दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को 1661 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। और जो ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का सम्राट चार्ल्स द्वितीय का शादी हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से शादी हुआ था। ठीक है ना। तो पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया मुंबई को। किसको? अंग्रेज को दे दिया। ठीक है। और कब दिया था? 1661 ईस्वी में। अगला पॉइंट पर चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में इसको निष्कासित किया गया था, भगा गया था, है ना। 1688 ईस्वी में हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण उसको निष्कासित किया था। कौन? औरंगजेब, सर जॉन चाइल्ड्स को। अंग्रेजों को सुतानती कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो अजीमुशान द्वारा प्राप्त हुई थी अंग्रेजों को 1698 ईस्वी में। तो अंग्रेजों को सुतानती, कलकत्ता और गोविंदपुर की, उस समय कलिकता था, है ना। तो कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो अजीमुशान द्वारा 1698 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। अगला देख लेते हैं। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? जॉब चार्नोक ने रखी थी। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? फोर्ट विलियम किले का निर्माण कोलकाता बोल सकते हैं या कोलकाता में निर्माण हुआ था। ठीक है ना। अगला देखिए, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया था। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारत में फोर्ट विलियम किला किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया था? 1687 ईस्वी में लाया गया था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया था? 1687 ईस्वी में लाया गया था। अगला पॉइंट पर बढ़िए। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। चलिए डेनिस के बारे में स्टार्ट करते हैं। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? 1616 ईस्वी में हुआ था। डेनिस ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? डेनिस ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? 1620 में स्थापित किया था। कहाँ पे? ट्रैंकोबार, तमिलनाडु में स्थापित किया था। ठीक है। और उसके बाद श्री रामपुर बंगाल में 1655 ईस्वी में स्थापित किया था। तो डेनिस ने अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया था? ट्रैंकोबार में, तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में। और उसके बाद श्री रामपुर बंगाल में आपका 1755 ईस्वी में स्थापित किया था। इतना ही जानिए इसके बारे में। डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियां 1854 ईस्वी तक किसे बेचकर भारत से चली गई थी? अंग्रेजों को सब बेच दिया। ये कब? 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी तक। और यहाँ से क्या कर दिया? अपना सैली टोपी समेट के भाग गया। अगला चलिए देखते हैं, फ्रांसीसी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? सबसे लास्ट में कौन आया था? आपका फ्रांसीसी आया था। 1668 ईस्वी में आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वें मंत्री कोलबर्ट द्वारा हुआ था। वो मंत्री था कोलबर्ट द्वारा हुआ था 1664 ईस्वी में। ठीक है ना। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके
शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। कब? 1664 ईस्वी में, कोलबर्ट द्वारा। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था 1668 ईस्वी में। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। कौन आरंभ की थी? बताइए, कौन आरंभ किया था? डुप्ले ने आरंभ किया था, ये फ्रांसीसी था। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, डुप्ले ने, है ना, ये फ्रांसीसी का था। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पांडिचेरी में किया गया था। फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? तो चंद्रनगर में किया गया था। फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर में किया गया था। अगला पॉइंट पर बढ़िए। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा, है ना। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, है ना, कैप्टन बर्नेट द्वारा किया गया था। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अगला देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? कर्नाटक युद्ध आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई थी? तो एक्सला सैपल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुई थी। कब? 1748 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था। किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में, किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? तो फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में आया था। फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में आया। चलिए कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। युद्ध है वर्ष परिणाम। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है आपका? कब से कब तक होता है? 1746 से 48 ईस्वी के मध्य होता है और इसका परिणाम होता है आपका एक्सला सेपल की संधि से। ये क्या होता है? इस युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक है, और दूसरा कर्नाटक युद्ध आपका 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य होता है और इसका परिणाम होता है और निर्णायक युद्ध रहता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। 1758 से 1763 ईस्वी के मध्य चलता है ये, ठीक है ना। और 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के द्वारा इसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, ठीक है ना। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध का परिणाम होता है पेरिस की संधि, जो कि 1763 में होती है। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है आपका 1749 से 54, ये इसका परिणाम होता है और निर्णायक युद्ध रहता है ये। और प्रथम कर्नाटक युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका 1746 से 48 ईस्वी के मध्य होता है और इसका परिणाम होता है आपका एक्सला सेपल की संधि से क्या होता है? इसका अंत होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज क्या करता है? जीत जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, किन युद्धों में यह प्रमाणित किया गया, किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे, यानी भारत में किसका चलेगा वर्चस्व? अंग्रेज का चलेगा। तो कर्नाटक युद्ध ने क्या कर दिया? प्रमाणित कर दिया। फ्रांसीसियों को क्या किया था? उसने हरा दिया था। अगला है वानडीवास का युद्ध। वानडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। आपको पूछेगा वानडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वानडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो कौन पराजित हुआ था? काउंट डी लाली पराजित हुआ था। किससे पराजित हुआ था? अंग्रेजों से पराजित हुआ था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता या अंग्रेजी सेनापति कौन था? सर आयर कूट था, ठीक है। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहा था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? सेनापति कौन था? काउंट डी लाली, है ना। ये हार गया था कब? 1760 ईस्वी में। किससे हारा था? अंग्रेजों से हारा था। और फ्रांसीसी सेनापति
का नाम तो आपका काउंटी लाली है। तो आपको पूछेगा वांडीवास का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही क्या है? असंगत है। यह बात किसने कहा था? यह लॉर्ड मैकाले का है। ठीक है। कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में यही गए। ठीक है। तो चलिए वो चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है ना। अगला हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध। ठीक है। तो ये नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग करेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए, एकदम पढ़ते रहिए।